हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 10th का पहला लेक्चर। ठीक है, इसके पहले हमने जो क्लास 9th है वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। ठीक, अब हम स्टार्ट करने वाले क्या क्लास 10th को। भाई हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। ठीक है, हमने 9th को निपटा लिया, अब 10th चल रही है, 10th को भी जल्दी खत्म करेंगे, 10th के बाद 11th, 11th के बाद 12th। ठीक है, हम इस तरह से चल रहे हैं। तो भाई अगर हम क्लास 10th की बात करें, हमारी क्लास 10th के अंदर सबसे पहला चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेस, यानी कि वो सारी प्रोसेसेस जो किसी लाइफ को या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं भाई इस चैप्टर के टॉपिक्स की बात करूँ, इसके अंदर देखो आपको मेनली 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, अब उन टॉपिक्स को आपकी बुक ने प्लांट के अकॉर्डिंग भी पढ़ाया हुआ है और एनिमल के अकॉर्डिंग भी पढ़ा हुआ है, पर सब कुछ मिक्सअप है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हर टॉपिक के 2-2 लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, एक में तो भाई जैसे रेस्पिरेशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन आपका टॉपिक है, तो उसको हम प्लांट्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे और एनिमल्स के लिए भी पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट्स का अलग लेक्चर और एनिमल्स का अलग लेक्चर, ताकि भाई आपके जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो, आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस को। ठीक, अब बेटा अगर मैं लाइफ प्रोसेस की बात करूँ तो देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या, लाइफ प्रोसेस चलेंगी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म कोई जिंदा है तो क्या होगा भाई, उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस वगैरह चलते रहेंगे। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग चलती रहेगी हमेशा, वो हमेशा अपने स्ट्रक्चर को क्या करता रहेगा, मेंटेन करता रहेगा। ठीक है, क्या हुआ, उसकी बॉडी के अंदर हमेशा एक तो रिपेयरिंग चल रही है और दूसरा उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। अब भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जाग रहा है या सो रहा है। ठीक है, अगर आप मान लो सो रहे हो, जैसे आपने खाना खाया आप सो गए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन बंद हो जाएगा। डाइजेशन हमेशा चलता रहेगा, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग हमेशा चलती रहेगी, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को हमेशा मेंटेन करता रह जाएगा। कौन करेगा भाई, ये फंक्शंस वगैरह ही करते रहेंगे। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जाग रहे हो या आप सो रहे हो, आपको पता है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी बॉडी हमेशा क्या करती रहेगी, खुद की रिपेयरिंग करती रहेगी, खुद को मेंटेन करती रहेगी। ठीक है, तो भाई अगर मैं लाइफ प्रोसेस की बात करूं तो हमने देख लिया किसमें, लिविंग में है और ये हमेशा चलते रहेंगे। अब सबसे पहले चीज आती है कि भाई लाइफ प्रोसेस की हम डेफिनेशन क्या लिखें, तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन में हम लिखने वाले हैं द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, वो सारे बेसिक फंक्शन जो कौन परफॉर्म करने वाला है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। और भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सारे फंक्शन को क्यों परफॉर्म करेगा, जिंदा रहने के लिए। ठीक है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। भाई अगर अर्थ पे जिंदा रहना है, ठीक है, अर्थ पे खुद को मेंटेन करके रखना है, तो लाइफ प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। बड़ा इतना क्लियर हो गया आपको कि भाई लाइफ प्रोसेस क्या है, वो सारे प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है खुद को इस धरती पर मेंटेन करने के लिए। और लाइफ प्रोसेस हमेशा चलते रहते हैं, चाहे आपको पता हो या फिर ना पता हो। ठीक है, आप चाहे जाग रहे हो या सो रहे हो, ये हमेशा क्या रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें कि भाई बहुत सारी क्या है लाइफ प्रोसेस है, इन लाइफ प्रोसेस को कराने के लिए क्या लगती है भाई, एनर्जी लगती है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को कराने के लिए क्या लगेगी, सबसे पहले तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा, फॉर्म होगा। तो हम कह सकते हैं भाई लाइफ प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी लग रही है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के लिए क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है। और एनर्जी कहाँ से आता है, फूड से आता है। ठीक है, एनर्जी कहाँ से आया, एनर्जी आएगा फ्रॉम द फूड। अब भाई अगर मैं फूड की बात करूं, फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, फूड क्या है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है भाई, जैसे कि मान लो एक चपाती है, वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, उसको आपने खाया। ठीक है, तो उसके खाने के बाद क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा आपकी बॉडी के अंदर। जब उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एनर्जी बनेगी, और वही एनर्जी आपकी सारी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जो लाइफ प्रोसेस है कितने टाइप की है। तो भाई इसको ऐसे स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले कि भाई आपने खाया खाना। ठीक है, आपने क्या किया, खाना खाया, यानी कि आपने भाई किसी ना किसी तरीके से फूड को लिया, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो बेटा सबसे पहला हमारे पास आता है क्या, न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ लिखेंगे द प्रोसेस विच इन्वॉल्व
टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म किसी फूड को अपनी बॉडी में किस तरह से एंटर करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर वेरियस एक्टिविटीज। और बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। क्या हो गया हमारे पास, न्यूट्रिशन। तो चलो आपने खाना खा भी लिया, ठीक है, खाना आपके अंदर पहुंच भी गया। अब जब खाना बॉडी के अंदर गया तो उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। और डाइजेशन होने के बाद वो जो फूड था आपने क्या लिया था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर लिया, फिर वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और टूटेगा, सिंपल फॉर्म में उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। फिर वो सिंपल फॉर्म आपकी बॉडी में क्या करी जाएगी, सप्लाई करी जाएगी। ठीक है, यानी कि डाइजेशन हुआ और फिर उसका सप्लाई हुआ। फिर एक और चीज़ आपने क्या किया भाई, ब्रीथिंग किया। जब आपने ब्रीथ इन किया तो आपकी बॉडी के अंदर क्या गई, गैसेस गई, कौन, ऑक्सीजन। अब बेटा जब ऑक्सीजन गई है तो ऑक्सीजन का भी पूरी बॉडी में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो पहली चीज़ तो हमने देख ली क्या, न्यूट्रिशन। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस किस का, पहला डाइजेस्टेड फूड और दूसरा ऑक्सीजन। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सेकंड पॉइंट पे आ जाएगा हमारे पास, द डाइजेस्टेड फूड एंड inhaled oxygen are transported to every cell of the body। अब देखो बेटा क्या बात कर रहे हैं हम, कि हमारा जो फूड है डाइजेस्ट हो गया, हमने गैस इनहेल की, ठीक है। अब दोनों का क्या होना है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना है। अब बात ऐसी है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या बना है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है जो हमारे इस डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को, ठीक है, बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हो गया इतना। तो द डाइजेस्टेड फूड एंड इनहेल्ड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू blood by the circulatory system। क्लियर है बेटा इतना, कि हमारी बॉडी में क्या है भाई, हमारी बॉडी में ब्लड है। ब्लड जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है और चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का है। ठीक है, ब्लड फूड को वगैरह सबको लेके जाएगा और जो वेस्ट है उसको भी लेके जाएगा, सब कुछ कैरी करता है कौन, ब्लड। क्लियर हो गया इतना, सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है बेटा इतना। फिर नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कि भाई आपने जब ऑक्सीजन ली, ठीक है, आपने क्या किया, ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन आपके सेल्स तक पहुंची, जो फूड था वो भी आपके सेल्स तक पहुंचा। अब क्या होगा कि भाई उस फूड का वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि जो ग्लूकोज था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था, आपकी बॉडी के अंदर किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। अब बेटा वो ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब वो टूटेगा तो क्या देगा, एनर्जी देगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। क्लियर है। फूड था सेल के अंदर, ऑक्सीजन आई सेल के अंदर, दोनों में हुई लड़ाई, दोनों, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज को तोड़ दिया, और उसको तोड़ने से क्या निकली, एनर्जी निकली। प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। अभी बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, हर एक टॉपिक को डिटेल में देखने वाले। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या, कि भाई फूड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मैं लिख देंगे क्या थर्ड नंबर पे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है, इनसाइड एवरी सेल। ठीक है, हर सेल के अंदर क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन चल रहा है। और भाई प्रोसेस क्या हो रही है, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर है बेटा इतना, कौन सी प्रोसेस से हो रहा है, रेस्पिरेशन से। फिर नेक्स्ट हम बात करें, आगे चलते हैं कि भाई चलो सेल वगैरह ने फूड वगैरह ले लिया, सब कुछ अपना काम कर लिया, तो सेल के अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट भी बना होगा।
और जो वेस्ट बना है तो भाई वेस्ट भी वापस किधर आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा, यानी ब्लड उस वेस्ट को लेगा और कहाँ ले जाएगा, उस जगह जहाँ से हम उसको बॉडी के आउट कर सकें। ठीक है, तो भाई ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एक्सक्रीशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि भाई रेस्पिरेशन में क्या हुआ, इन रेस्पिरेशन एक तो एनर्जी जनरेट हुई, क्या हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, और दूसरा क्या बना, वेस्ट प्रोडक्ट बना। अब भाई जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बना है इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, तो भाई यहां पर हम लिख देंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज एसेंशियल। ठीक है भाई, ये क्या है, बहुत ज़रूरी है, तो हम लिख देंगे इज इम्पॉर्टेंट। और बेटा हम क्या करेंगे, इसको हमारी बॉडी से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो प्रोसेस क्या होगी यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उसका नाम क्या है, एक्सक्रीशन। क्लियर हो गया इतना। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने न्यूट्रिशन देख लिया, हमने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, उसके बाद हमने किसको देखा, उसके बाद हमने देखा रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन में क्या क्या बना, एक तो एनर्जी और दूसरा वेस्ट। वेस्ट को हमने हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया, कौन सी प्रोसेस से, एक्सक्रीशन से। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले भाई एक चीज़ मैं आगे भूल गया बताना, वो आपको बता दूँ कि भाई लाइफ प्रोसेस जो है इसकी स्टडी को हम एक टर्म देते हैं। ठीक है, एक टर्म है, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो भाई मैं आपको यही बता देता हूँ कि फिजियोलॉजी क्या होती है। तो फिजियोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो हम लिख दें द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of, भाई किसकी स्टडी से डील कर रही है, लाइफ प्रोसेस की। that deals with the study of life process। क्लियर बेटा इतना। यहाँ पे हमने बात कर ली कि फिजियोलॉजी हम किसे कह रहे हैं। ठीक है, अब हम कहाँ थे, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई जो लाइफ प्रोसेस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा। तो अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर की, तो भाई कितने सेल है, सिंगल सेल। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल सेल, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सेल। अब भाई लाइफ प्रोसेस वगैरह जो है सिंगल सेल में बेचारा अकेला सारे सब कुछ उसको खुद को करना है। ठीक है, तो उसमें जैसे मानो फूड को लेना है, फूड को बॉडी से बाहर निकालना है, तो अपने सरफेस से ही कर लेगा। ठीक है, यानी कि उसके पास कोई ऑर्गन्स है ही नहीं, वो सिर्फ एक सिंगल सेल है, उसके पास कोई ऑर्गन्स नहीं है। और जब हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो भाई उसमें हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ फिक्स ऑर्गन्स बने हुए हैं। जैसे उसको डाइजेशन करना है तो भाई डाइजेशन के लिए ऑर्गन है, उसको एक्सक्रीशन करना है तो एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन है, रेस्पायर करना है तो भाई रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन है। तो मल्टीसेलुलर में क्या है भाई, ऑर्गन्स बने हुए और ऑर्गन्स अपना स्पेसिफिक वर्क करते हैं। पर वहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, कोई ऑर्गन्स नहीं है, जो उसके अंदर भाई फूड आ रहा है और फूड जा रहा है उसके नॉर्मल सरफेस एरिया से हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑल लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। तो भाई पूरी जो उसकी बॉडी है, उसका जो पूरा सेल है, उसी से क्या हो रहा है, जो हमारे पास लाइफ प्रोसेस वगैरह है वो चल रही है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी जो बॉडी है, उसका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट, बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे क्या है, कांटेक्ट में है। जैसे मानो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर अमीबा। भाई अमीबा एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास अमीबा है, और यहाँ पर मान लो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो इसकी सरफेस देखो, बॉडी सरफेस क्या है भाई, बाहर के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो यहीं से चीज़ें बाहर चली जाती है और यहीं से अंदर आ जाती है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। फिर हम नेक्स्ट बात करें किसकी, मल्टीपल सेल वाले ऑर्गेनिज्म यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि भाई बहुत सारे सेल है, सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बने और ऐसे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुए जो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पहली चीज़ तो ये कि भाई जैसे यूनिसेलुलर डायरेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में है, हम मल्टीसेलुलर नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं भाई
all cells may not be in direct contact with the surrounding. तो भाई उनको क्या चाहिए, उनको कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स चाहिए, ठीक है, विद सराउंडिंग एनवायरमेंट, so they require specific organs। ठीक है भाई, इनके पास क्या है, यूनिसेलुलर वाले ये बाहर सराउंडिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, देख लो ये क्या है भाई, बाहर सराउंडिंग से जुड़े हुए हैं, तो इनको कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं चाहिए, इनके पास स्पेसिफिक वर्क नहीं हो रहा है। पर हमारे पास क्या है भाई, हम बाहर वाले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं, हमको कुछ ऑर्गन्स चाहिए, स्पेसिफिक साइट्स चाहिए हमारी लाइफ प्रोसेस को कराने के लिए। तो क्लियर हो गया भाई कि लाइफ प्रोसेस यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कैसे चल रही है। यूनिसेलुलर में आपने क्या लिया, अमीबा, और भी जो यूनिसेलुलर आपको पता हो ले सकते हो, कौन, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, कोई भी, ठीक है। पर वही हम बात करें इसकी मल्टीसेलुलर की, तो मल्टीसेलुलर में भाई ऑर्गन्स बने हुए हैं। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आओ, क्या भाई लाइफ प्रोसेस सिर्फ लिविंग के अंदर होता है, ठीक है, क्वेश्चन आया क्या लाइफ प्रोसेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है। तो भाई हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बात की लाइफ प्रोसेस किस में होता है, सिर्फ लिविंग में, चलो ये भी बात क्लियर है। पर फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम किसी को कैसे जज करें कि भाई ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, कुछ भी रखा हुआ है आपके सामने, अब आपको बताना है लिविंग है नहीं है, ठीक है, लिविंग या नॉन लिविंग है, आप कैसे डिसाइड करोगे। तो भाई यहाँ पर हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो बेटा तीन की बात करने वाले अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे मैं ही हूं, मेरे अगर आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आता है तो मैं क्या करूंगा, उस चेंज के लिए अपना रेस्पॉन्स शो करूंगा, ठीक है। मैं हूं, मेरे अगर आसपास कुछ ना कुछ चेंज आता है, मेरे एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है। ये मानो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि मैं, मेरे आसपास एनवायरनमेंट में क्या हुआ, स्टिमुलाई हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ, ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या हुआ, चेंज हुआ। अब भाई अगर चेंज होगा तो उसके लिए मैं क्या शो करूंगा, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स शो करूंगा। अब बेटा रेस्पॉन्स में क्या हो सकता है, मूवमेंट, ठीक है। अगर मैं एक जगह खड़ा होकर अपनी मूवमेंट शो कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि अपने हाथ पैरों को हिला रहा हूँ, तो क्या मूवमेंट है। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह चल रहा हूँ तो वो क्या है, लोकोमोशन है, यानी कि ऑर्गेनिज्म मूवमेंट भी शो कर सकते हैं और लोकोमोशन भी शो कर सकते हैं, किसके लिए, अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस के लिए, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई हुआ, बस उसने रेस्पॉन्स शो किया, रेस्पॉन्स में क्या कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब भाई मूवमेंट में क्या क्या, या तो वो लोकोमोशन कर ले, ठीक है, या तो वो क्या कर ले, लोकोमोशन कर ले, या फिर किसी बॉडी के पार्ट को हिला ले, और मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। बेटा क्लियर हो गया इतना। अब देखो जो ये मूवमेंट है ना, दो टाइप की होती है, ठीक है। ये मूवमेंट कितने टाइप की है, दो टाइप की। एक तो वो जो हमें विजिबल हो जाए, ठीक है, आसानी से दिख जाए, एक वो जो हमें ना दिखे, यानी कि क्या है ये, एक है विजिबल और दूसरी कैसी है, इनविजिबल। बेटा क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। ये मूवमेंट क्या है, दो टाइप की, एक विजिबल और दूसरी इनविजिबल। अब भाई विजिबल कौन, जो हमको आसानी से दिख जाए, आपने हाथ पैर हिलाया, आप इधर उधर घूमे, वो क्या है, विजिबल है। पर कुछ मूवमेंट आपकी बॉडी के अंदर आपके सेलुलर लेवल पे चल रही है, वो आपको दिखती है क्या, नहीं दिखती, पर हो तो रही है, ठीक है। जो चीज़ दिखे ना, ऐसा जरूरी थोड़ी ना वो ना हो, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स भी कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पर वो हमको दिखती नहीं है, तो क्या है, इनविजिबल मूवमेंट है। आपके सेल्स, कुछ सेल्स साथ में मूवमेंट करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू वाले ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन वाले ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। तो ये भी क्या है, इनविजिबल मूवमेंट है, जो आपकी बॉडी करती है। कौन से लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। क्लियर है। तो भाई मॉलिक्यूलर लेवल वाली मूवमेंट हमको नहीं दिखती, हमें कौन सी दिखती है, जो भाई सामने हो रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो हम लोकोमोशन वगैरह कर रहे थे, चलो इसको इधर ले लेते हैं,
अगर हम बात करें मूवमेंट हमारे पास दो होगी, कौन कौन, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में क्या, लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। और अगर मैं बात करूं इनविजिबल की, तो इनविजिबल कौन से लेवल पे होती है भाई, ये होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे। और भाई ये बेसिक है हमारी बॉडी का, ठीक है। हमारी बॉडी में ये मानो किसी को आपको लिविंग या नॉन लिविंग बताना है तो उसका बेसिक है, तो मैं लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल या फिर मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है इतना? तो भाई इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। भाई मैं हूँ, मेरे आसपास सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, मैंने उसके लिए रिस्पॉन्स शो किया। रिस्पॉन्स क्या, मूवमेंट। अब भाई मूवमेंट दो टाइप की, एक कौन सी, विजिबल, एक कौन सी, इनविजिबल। विजिबल कौन होगी, मैंने अपने हाथ पैर हिलाया, मैं एक जगह से दूसरी जगह गया, ये क्या हो गया, विजिबल। इनविजिबल क्या, जो हमें ना दिखाई दे। भाई कौन से लेवल पे चल रही होगी, मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल यानी कि हम सेल्स की बात कर रहे हैं। भाई हमारे सेल्स क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के टिश्यू से ऑर्गन वगैरह सब फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल है, ये क्या है, बेसिक है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर हो गया? तो हमारे पास यहाँ पहला पॉइंट इसका क्लियर है कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग बोलोगे या नहीं बोलोगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये चीजें चल रही है यानी मूवमेंट शो कर रहा है तो क्या है, लिविंग है। अगर नहीं कर रहा तो नॉन लिविंग है। इतना क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट यहाँ पे भाई एक और स्लाइड लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई वो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ठीक है। गैसेस को लेते हैं, गैसेस को छोड़ते हैं, ठीक। वो अपनी ग्रोथ करते हैं और फिर नेक्स्ट क्या भाई, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो भाई अगर कोई ऑर्गेनिज्म ये चीज़ें कर रहा है तो क्या है, लिविंग है, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक भी कर रहा है तब भी वो क्या है, लिविंग है। तो हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिविंग बीइंग कैन रेस्पायर, ग्रो, रिप्रोड्यूस, ठीक है। और भाई एक और चीज जो हमारे पास है और प्लांट्स वगैरह मतलब सॉरी किसी और के पास नहीं, हो क्या है, हम इवॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले क्या थे, चिंपैंजीज थे, चिंपैंजीज हम धीरे धीरे इवॉल्व किए, ह्यूमन बन गए। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करते हैं। तो मैं लिख सकते हैं एंड दे हैव एबिलिटी टू इवॉल्व। बेटा क्लियर हो गया इतना कि लिविंग बीइंग रेस्पायर करेंगे, ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और अपनी एबिलिटी को क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। सॉरी उनके पास क्या एबिलिटी है, क्या इवॉल्व करने की, यानी कि अपने आप को क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। इतनी बात सिंपल है। फिर थर्ड चीज़ मैं यहाँ बताऊँ तो भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी एक डेफिनेट शेप है, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, एक डेफिनेट शेप और क्या है उनके पास, साइज और लाइफ स्पैन। अब बेटा देखो लाइफ स्पैन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है उसका आज बर्थ हुआ और बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक, नेचुरल डेथ किसी एक्सीडेंट वगैरह से नहीं, नेचुरली मरना चाहिए ऑर्गेनिज्म। तो भाई आज उसका बर्थ हुआ और वो नेचुरली कितने साल में मिला, तो बीच का जो गैप है ना इसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। कोई ऑर्गेनिज्म में उसका आज बर्थ हुआ, आज से 60 साल बाद जाके उसकी नेचुरल डेथ हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। तो हम लाइफ स्पैन में लिख सकते हैं फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है। ये क्या हो गया, लाइफ स्पैन। और भाई उनके पास जैसे कि ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है तो उसके सेल्स होंगे, सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ क्या चलती रहेगी, एक्टिविटी चलती रहेगी। तो उन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो भाई सारे ऑर्गेनिज्म में क्या चल रही होंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो लिविंग है तो क्या चल रहा होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये हमने 3 क्राइटेरिया बनाए किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या फिर नॉन लिविंग बोलने के लिए, सिंपल सा। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। भाई नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग लाइफ विदाउट विच लिविंग बीइंग कांट सर्वाइव। अब देखो पहले पेज पे चलते हैं।
देखो यहाँ पर इसने कुछ दिए हुए अपन को, क्या लाइफ प्रोसेस वगैरह दी हुई है। एक तो इसने ट्रांसपोर्टेशन दिया, एक एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन। तो हमारे पास ये कुछ 6 लाइफ प्रोसेस है यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि भाई इनमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो कोई लाइफ प्रोसेस इनमें से ना चल रही हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मरेगा नहीं, ठीक है, पर वो सर्वाइव करेगा, यानी कि उसके जिंदा रहने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन के पहले न्यूट्रिशन पे रहते हैं। कोई भी अगर जिंदा है तो भाई खाना तो जरूरी है, तो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। खाना ले लिया तो उसका बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है, और वेस्ट जब बनेगा तो उसका एक्सक्रीशन भी जरूरी है। फिर भाई जो आपने खाना खाया उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी भी तो लोगे, यानी कि रेस्पिरेशन भी जरूरी है, और मेटाबॉलिज्म यानी कि जो आपके सेल्स के अंदर रिएक्शन चल रही है, यानी कि ये भी जरूरी है। तो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो उसके लिए न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म क्या है, इंपॉर्टेंट है। पर वही बात करें भाई रिप्रोडक्शन की, अब कोई ऑर्गेनिज्म है अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो मर जाएगा। हाँ भाई, ये हो सकता है कि उसकी जो फैमिली है वो आगे जाके खत्म हो जाए, ठीक है, उसकी फैमिली क्या हो, आगे जाके खत्म हो जाए, अगर वो सिंगल, मान लो सिंगल उस फैमिली का कोई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है भाई हमारे पास, जैसे कि म्यूल। म्यूल क्या होता है कि भाई डोंकी और हॉर्स का हमने क्रॉस कराया, म्यूल बना। अब जो म्यूल है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो भाई ऐसा थोड़ा ना है कि म्यूल जो है वो कभी जिंदा ही नहीं रहेगा। हाँ, एक टाइम बाद वो मर जाएगा, पर ये क्या है भाई, रिप्रोडक्शन उसकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उसको जिंदा रखने के लिए जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया, जिंदा रखने के लिए तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, पर एक चीज और है, कहीं पे क्वेश्चन भी मिल सकता है कि भाई एक इंडिविजुअल के लिए कौन कौन सी प्रोसेस जरूरी है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी, एक तो न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म और लास्ट क्या बची हमारे पास यहाँ पर, एक्सक्रीशन, ठीक है। फिर वही मैं बात करूं कि भाई एक पॉपुलेशन के लिए कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस जरूरी है, तो भाई जब पॉपुलेशन की बात करें ना तो वहां पर रिप्रोडक्शन आएगा, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए हम रिप्रोडक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर जब भी हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये मानो कि एक पॉपुलेशन उसमें कोई रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहा तो भाई एक टाइम के बाद वो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, तो वहां पर क्या है, रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो भाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला है कौन, सबसे पहला है भाई हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है कि भाई किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन कर रहा है, वही क्या हो गया, न्यूट्रिशन। क्लियर है, न्यूट्रिशन में क्या हो गया, फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट, यानी कि फूड को किस तरह से ऑब्टेन किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्या है भाई, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो देखो रेस्पायरेशन भाई किसके लिए, रेस्पायरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, कौन, ऑक्सीजन तोड़ेगा, और तोड़ के क्या देगा आपको, एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं फॉर रिलीजिंग एनर्जी। फिर नेक्स्ट हम बात करें क्या, नेक्स्ट भाई ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको वहां बताया था, डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन का पूरी बॉडी में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। कौन करेगा, ब्लड। कौन से सिस्टम के जरिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन भाई किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड अदर मटीरियल। क्लियर हो गया इतना। फिर नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं भाई एक्सक्रीशन। अगर रेस्पायरेशन हो रहा है तो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को भी क्या करना पड़ेगा, बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। तो कौन सी प्रोसेस है यहाँ पर हमारे पास, एक्सक्रीशन। तो भाई एक्सक्रीशन में क्या है हमारे पास यहाँ पर, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। क्लियर हो गया। तो ये चारों लाइफ प्रोसेस किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन किसी इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर पॉपुलेशन के लिए क्या है भाई, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, एक क्वेश्चन आया है कि जो भाई वायरस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग। तो देखो सिंपल सी बात है, जो वायरस है उसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, यानी कि जो वायरस है वो क्या है भाई, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर सकता। तो क्या होगा, ये वायरस है मान लो, ये अगर किसी सेल के अंदर एंटर किया तब तो ये क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, और जब ये सेल के बाहर है तो क्या है, नॉन लिविंग है। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि भाई एक जो वायरस होता है उसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, पर जब वो किसी सेल के अंदर एंटर कर जाए
तो उसकी मशीनरी पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, और क्या हो जाता है, वो लिविंग हो जाता है। पर जब वो सेल के बाहर है तो क्या है, नॉन लिविंग। तो भाई मिल गया इसका आंसर, ठीक है। तो वायरस क्या है, एक बाहर की साइड डेड, बॉडी के अंदर लिविंग। क्लियर। फिर बेटा एक और क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो अर्थ पे लाइफ है वो किस पे डिपेंड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे, ऐसा क्यों। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई हमारा जो फूड है, जैसे कि क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सब कार्बन पार्टिकल्स या फिर हम कह सकते हैं कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। और हमारी डाइट में भी क्या है, यही है। तो हमारी बॉडी भी किससे बनी हुई है, कार्बन से ही। क्लियर हो गया। तो लाइफ पे जो भी, सॉरी अर्थ पे जो भी लाइफ है किससे बनी हुई है, कार्बन मॉलिक्यूल से। तो चलो इसको हम लिख भी लेते हैं कि हमारा जो फूड है वो भाई किससे बना हुआ है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से। और भाई फूड में कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सब किससे बने हैं, कार्बन मॉलिक्यूल से। और हमारी डाइट में भाई यही चीजें होती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ जा रहा है वो क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल जा रहा है। क्लियर हो गया इतना। तो भाई लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो अर्थ पे लाइफ है किस पे डिपेंड करती है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे। क्लियर हो गया इतना। तो भाई आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है सिर्फ आज, हमने कोई भी लाइफ प्रोसेस को डिटेल में नहीं देखा। हमने बस ये देखा है भाई लाइफ प्रोसेस होती क्या है और हमको आगे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे आपके पास एक टॉपिक है रेस्पिरेशन, तो उसको हम दो पार्ट में करेंगे, एनिमल के लिए अलग और प्लांट के लिए अलग। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, रेस्पिरेशन होता क्या है, उसके बाद एनिमल के लिए और प्लांट के लिए। इस तरह से हम 4 टॉपिक है हमारे पास, यानी कि हमारे पास 8 वीडियोस बनेंगी। आपको हर एक वीडियो अच्छे से डिटेल में देखनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं यहाँ पे साथ में करवा दूंगा जैसे हमने अभी यहाँ पे की, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दें, और आपकी क्लास 10th क्लास के बच्चों के साथ क्या करें, शेयर करें, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।